चाइना के एक फेमस शहर के थोड़ी ही दूरी पर एक छोटा सा टापू मौजूद था, लेकिन उस टापू पर एक आदमी इस तरीके से फंस गया कि कोई भी उसे देख ही नहीं पा रहा था। उसकी हालत ऐसी हो गई थी जैसे वो पृथ्वी के एंड तक पहुंच गया है। इस रोमांचक कहानी की शुरुआत होती है किम नाम के एक आदमी को दिखाते हुए, जिससे बैंक की तरफ से एक कॉल आता है। बैंक वाले बता रहे थे कि उसने जो लोन लिया है उसका इंटरेस्ट अब बढ़ चुका है और उसका लोन अमाउंट इतना ज्यादा हो गया है कि वो भर नहीं पा रहा है। तो बैंक वालों ने किम से साफ कर दिया कि तुम्हें इंटरेस्ट के साथ प्रिंसिपल भी भरना होगा। किम जब ये सब सुन रहा होता है तो उसके आंख में एक दुख दिखाई दे रहा था और अब वो सोचने लगा कि वो जो करने जा रहा है एकदम सही है। बाद में पता चला कि किम एक ब्रिज के ऊपर मौजूद है और वहाँ से कूद कर अपना सब कुछ खत्म करने वाला है। ये इसलिए क्योंकि किम के पास हिम्मत नहीं थी इतना बड़ा लोन अमाउंट भरने के लिए, तो यही रास्ता उसे सबसे बेस्ट लग रहा था। कुछ देर तक किम सोचते ही रहता है कि वो ऐसा करे कि ना करे, लेकिन तब जाकर अंत में आखिरकार वो कूद जाता है। लेकिन यहाँ किस्मत को तो कुछ और ही एक्सेप्टेड था। किम जब थोड़ी देर बाद अपनी आंखें खोलता है तो वो किसी बीच के किनारे पर मौजूद होता है। उसने जब आसपास नजर घुमाई तो वो एक छोटे से टापू पर था जो शहर से ज्यादा दूर नहीं होता। बड़े बड़े ब्रिजेस और बिल्डिंग्स उसे वहाँ से दिखाई दे रही होती हैं। किम इसलिए ज्यादा डिसअपॉइंटेड होता है कि वो चैन से अपने आप को खत्म भी नहीं कर सकता। फिलहाल तो वो ये सोचता है कि वो शहर से ज्यादा दूर नहीं है, तो यहाँ से वो आसानी से बाहर निकल जाएगा। लेकिन उसकी ये सबसे बड़ी गलतफहमी होती है। किम का मोबाइल पानी में गिरने के कारण बंद हो चुका होता है। जब किम वहाँ से निकलने के लिए ब्रिज के पास गया तो वहाँ के बड़े बड़े पिलर्स पर कोई स्टेयर्स लगे नहीं होते, यानी वहाँ से कोई भी ऊपर नहीं चढ़ सकता। बेचारा किम जो यहाँ पर सब कुछ खत्म करने आया था वो अब इस जगह पर फंस चुका है। देखते देखते कुछ घंटे इस तरीके से और बीत गए और किम को वहीं अपनी रात गुजारनी पड़ती है। बेचारा किम ठंड में इतना ज्यादा तड़प रहा था कि कोई उसकी मदद करने नहीं आ रहा था। ब्रिज के ऊपर से सभी देख रहे थे उसे, लेकिन मानो लोगों को कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा हो। सुबह होने पर पता चला कि उस जगह से एक बोट गुजर रही है। उस पर कई सारे मुसाफिर सवार थे जो सीनरी के मजे ले रहे होते हैं। किम तुरंत ही उस जगह पर गया और उन्हें हाथ हिलाकर बुलाने लगा। उनमें से एक आदमी किम को देख भी लेता है, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था कि किम उसे हाय कर रहा है, इसलिए उस ट्रेवलर ने भी मदद करने के बजाय अपना हाथ दिखा दिया। किम तो अब बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड वे में उन्हें बुलाने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो बोट उससे कई ज्यादा आगे निकल जाती है। ये इसलिए हो रहा था क्योंकि वो टापू ही इतना छोटा होता है कि कोई सोच भी नहीं सकता कि उस जगह पर कोई फंस जाएगा। बेचारा किम अब उसी बुरी हालत में है और वहाँ से निकलने का कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। फिलहाल तो किम ने अपने भीगे हुए मोबाइल फोन को जोड़ा और उससे चालू किया। चालू होते ही जल्द से जल्द वो पुलिस ऑफिसर्स को कॉल लगा देता है। दूसरी तरफ ऑफिसर उससे लोकेशन के बारे में पूछ रहा था। किम ने तो साफ कह दिया कि मैं शहर के पास मौजूद एक आइलैंड पर फंस चुका हूँ। ये सुनते ही ऑफिसर ने हंसकर फोन काट दिया, क्योंकि शहर के पास ऐसा कोई भी आइलैंड नहीं है जहाँ पर कोई बुरी तरीके से फंस सकता है। किम इस बात से शॉक हो गया कि ऐसा कैसे कर सकते हैं ये लोग, और सच में ये शहर के ब्रिज के नीचे एक छोटा सा टापू ही था जिसका रेडियस ज्यादा बड़ा नहीं होता। किम तो फिलहाल डर के मारे अपने गर्लफ्रेंड को कॉल लगा देता है और उससे मदद मांगता है, लेकिन यहाँ आने से पहले उसका और उसकी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो चुका था। दोनों ने डिसाइड किया था कि वो एक दूसरे को कॉल कभी नहीं करेंगे। पर किम जब यहाँ मदद मांग रहा था अपनी गर्लफ्रेंड से, तो उसकी गर्लफ्रेंड यही बोलती है कि ये तो बहाना है मुझसे मिलने का, इसलिए वो उसकी एक बात नहीं सुनती और कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। यानी कि किम का यहाँ से भी रास्ता खत्म हो चुका होता है। अब तो उसके फोन की बैटरी भी डेड हो गई थी, यानी वो दूसरे किसी से कांटेक्ट नहीं कर सकता। देखा जाए तो किम के पास और कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ से निकलने का। किम तो अब बहुत ही ज्यादा गुस्से में हो चुका था और वो सोचता है कि वो ये जगह तैर कर पार कर लेगा। तुरंत ही वो पानी में जाकर आगे बढ़ने लगता है, लेकिन पता चला कि उसे तैरना तो आता ही नहीं है। वो थोड़ी देर बाद ही एकदम से डूबने लगता है। कई देर तक किम बेचारा पानी में सफर करता रहा, लेकिन पता चला कि समुद्र की लहरों ने उसे वापस ढकेल कर किनारे पर ला दिया है। यानी वो कहीं पर भी चले जाए लौट कर यहीं आ जाएगा। एक समय पर किम यही सोच रहा था कि वो चैन से इस दुनिया से जा भी नहीं सकता, शायद किस्मत उससे कुछ और कराना चाहती है। लेकिन किम इस तरीके से हार नहीं मानने वाला था और उसने एक टाई लगा ली जिससे वो सब कुछ खत्म कर दे उस पर जाकर। अब जैसे ही वो ये करने बढ़ता है तभी एक सायरन की आवाज आई। ये सायरन एक्चुअल में चाइना में समय समय पर प्ले किया जाने वाला एक ऐसा सिग्नल है जो बड़ी बड़ी आपदाओं या फिर अटैक के कारण किया जाता है, और सभी को प्रैक्टिस कराने के लिए ये चीजें बार बार की जाती थी। सायरन के बजते ही कार्स और लोग जहाँ पर भी होते हैं अपनी जगह पर रुक जाते हैं। इससे सिचुएशन का अंदाजा लगाया जा सकता था कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसे सुधारा जा सके। यानी कि वहाँ की गवर्नमेंट सिविलियंस को काफी अच्छी तरीके से ट्रेनिंग दे रही थी। बेचारा किम भी सायरन को सुनते ही जो करने गया होता है वो ना करते हुए एक जगह पर रुक जाता है। अब तो उसके चेहरे पर सिर्फ निराशा ही झलक रही थी।
वो इतना डिसअपॉइंटेड था अपनी लाइफ से कि वो कुछ भी सोच नहीं पाता। अब उस छोटे से टापू के पास ही में मौजूद एक घर दिखाया जाता है। उसके अंदर तो सैरा नाम की एक लड़की मौजूद थी जो अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकलती। कई साल बीत चुके होते हैं लेकिन उसने सारे रूटीन और सारे काम घर के अंदर किए हैं। इनफैक्ट पता चला कि वो तो अपने फैमिली मेंबर्स के सामने भी नहीं आती। उसकी मदर जो एक कॉर्पोरेट जॉब करती थी वो तो उसके लिए खाना बनाकर चली जाती और फिर बाद में सैरा को भूख लगती तो वो उसे कमरे में लेकर खाने लग जाती। एक्चुअल बात होती है कि सैरा बहुत ही ज्यादा इंट्रोवर्ट है। उसे लोगों के सामने जाना बिल्कुल पसंद नहीं। वो अपने कमरे की खिड़कियां उस टाइम पर ही ओपन करती थी जब गवर्नमेंट मुसीबत के समय पर अपना सायरन बजाती थी। उस समय पर सैरा कैमरा लेकर खाली पड़ी हुई शहर की फोटोज लेती। ऐसा करना उसे बहुत अच्छा लगता और पता नहीं उसे खुशी मिलती। हमें ये पता चला कि सैरा ने अपने कमरे के अंदर रूटीन सेट कर लिया था और एक्चुअल में वो सेल्फ इंडिपेंडेंट होती है क्योंकि वो अपने कंप्यूटर के सामने बैठकर अपने व्लॉगिंग वेबसाइट चलाती थी। उसके अंदर वो अपने खींचे गए सारे फोटोज और अलग अलग टाइप की चीजें मेंशन करती जो बाकी लोगों को बहुत पसंद भी आता। एक्चुअल में सैरा ने तो अपनी ये पूरी दुनिया बना ली थी और यहाँ से बाहर निकलने का वो सोच भी नहीं सकती। लेकिन कहते हैं कि लाइफ का कुछ न कुछ तो पर्पस होता ही है जो कि सैरा को भी मिलने वाला था। सैरा तो रात के समय मून की भी फोटोज लिया करती थी क्योंकि ये उससे बहुत अच्छा लगता है। उसने तो कई सारे कलेक्शन अपने जमा करके रखे थे और अब अगले दिन इसी तरीके से वो शहर की फोटोग्राफ्स ले रही होती है। दूर से शहर बहुत अच्छा लगता है लेकिन उसे अंदर की रियलिटी पता थी। अब जैसे ही सैरा अपना कैमरा उस छोटे से टापू पर लेकर जाती है तो पता चला कि वहाँ पर हेल्प साइन बनाया गया है जो किसी और ने नहीं बल्कि किम ने किया था। ये देखने पर सैरा को लगने लगा कि ये काम किसी एलियन या फिर अलग स्पीशीज ने किया होगा। जैसे ही वो अपना कैमरा और पास लेकर जाती है तो पता चला कि किम वहाँ पर अपनी टाई से सब कुछ खत्म करने के लिए आगे बढ़ रहा है। इस समय सायरन बजने लगे थे इसीलिए वो रुक गया था और उसी मोमेंट पर सैरा उसे देखते रहती है। किम भी बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड था इसीलिए वो कुछ डिसीजन नहीं ले पाता। सैरा भी यहाँ क्या ही कर सकती थी इसीलिए वो अंदर चली जाती है। लेकिन सैरा के मन में बार बार यही बात चल रही थी कि वो आदमी मर गया होगा या जिंदा होगा। रात के समय वो एक बार वापस टापू के पास देखती है और पता चला कि किम जिंदा है। वो तो शहर की तरफ देखकर उसे बहुत चिल्ला रहा होता है क्योंकि उसकी वहाँ से बहुत बुरी यादें जुड़ी हुई हैं। अब पता चला कि किम को यहाँ पूरे 2 दिन बीत चुके हैं लेकिन कोई बचाने नहीं आया। उसने ना तो कुछ दिनों से खाया पिया होता है तो उसकी बॉडी और ज्यादा कमजोर हो चुकी थी। किम तो बचपन को याद करके यही सोचने लगा कि पहले की लाइफ उसकी सॉर्टेड थी। वो तो मजबूरी के मारे फूल पत्तों को खाने लगा होता है। इनफैक्ट अब उसे इतनी ज्यादा भूख लगने लगी कि साइड में उसे मशरूम दिखाई देते हैं। ये मशरूम जहरीले भी हो सकते हैं लेकिन इस बात का किम ने नहीं सोचा और उसे खा लिया। वो तो समुद्र का पानी भी जाकर पी लेता है जो बिल्कुल भी शुद्ध नहीं था। यानी किम की तबीयत धीरे धीरे खराब तो होने वाली थी। किम ने अपनी पूरी लाइफ काम करने में बिता दी थी इसीलिए उससे सर्वाइवल का कुछ पता ही नहीं होता। ना तो उसे फिशिंग करने आती थी और ना ही शिकार करने आता था। तो इस वजह से वो किसी फिश को भी नहीं पकड़ पाता और उस टापू पर मौजूद कुछ जानवर भी उसके हाथ नहीं आते। यानी एक्चुअल में देखा जाए तो किम एक कॉर्पोरेट मजदूर था जिसने काम के अलावा और कुछ नहीं किया जिंदगी में। इनफैक्ट किम को तो प्रोटीन के लिए कई सारे अंडे भी दिखाई देते हैं पेड़ के ऊपर, पर प्रॉब्लम की बात ये थी कि उसे चढ़ने का बिल्कुल नॉलेज नहीं था। वो तो जरा भी ऊपर नहीं जा पाता और अब जाकर उसे अपने ऊपर कितना पछतावा हो रहा था। किम के सर को उस पक्षी ने काफी खराब भी कर दिया था जिससे वो ब्लीचिंग पाउडर से अच्छी तरीके से धोता है। लेकिन पता चला कि पास ही वाले पानी में ब्लीचिंग पाउडर मिलने के कारण कई सारी मछलियां मर चुकी हैं। वो तो अपने आप ही ऊपर आ जाती हैं। इससे किम बहुत ही ज्यादा खुश हो गया और उन्हें पकाने के लिए आग जलाने की कोशिश करता है। वो लकड़ियों को एक दूसरे से खींच रहा था ताकि वहाँ स्पार्क पैदा हो और वो जल्द से जल्द आग जला सके, पर इन चीजों में भी वो एकदम अनाड़ी ही था। अंत में जाकर उसने अपना सिगरेट निकाला और लाइटर से वहाँ पर आग लगा दी। यानी किम ये काम पहले भी कर सकता था लेकिन वो अपने आप को बिजी रखने के लिए चैलेंजेस वाला काम दे रहा होता है। उसने जल्द से जल्द मछलियां पकाई और अच्छी तरीके से खाने के बाद वहीं सो गया। पता चलता है कि मछलियों में अभी भी ब्लीचिंग पाउडर का असर था इसीलिए वो बेहोशी की हालत में चला गया था। सुबह होने पर उसे एक पक्षी दिखाई दिया जो उसी की तरह बेहोश हो चुका था क्योंकि उसने भी वो ब्लीचिंग पाउडर वाली मछलियां खा ली थी। तो अब किम ने उस पक्षी को भी जलाकर खा लिया। किम के खाने का इंतजाम तो हो जा रहा था लेकिन यहाँ से बाहर निकलने के लिए शायद अभी और टाइम बचा हुआ है। ये अब पता चला कि किम को उस जगह पर फंसे हुए कई दिन बीत चुके हैं
लेकिन अब वो वहाँ से निकलने का प्लान बनाने के बजाय उसी जगह पर अपना जीवन यापन करने लगा था। सारा तो हर समय अपने कैमरा की मदद से उसकी फोटोग्राफ्स लेती और ये देखती कि वो क्या कर रहा है। किम ने तो उस जगह पर एक बड़ा सा डक का प्लास्टिक वाला स्ट्रक्चर उठाया और उसी के अंदर अपना घर बना लिया। शहर में उसे रहने के लिए घर नहीं मिले थे और उसके लिए उसे कई सारे पैसे देने पड़ते, लेकिन यहाँ पर उसे कोई रोक टोक करने वाला नहीं था। किनारे पर बहकर आने वाली बेकार चीजों को वो इकट्ठा कर लेता और उनसे ही अपना एंटरटेनमेंट किया करता। उसने तो वहाँ पर गोल्फ खेलना, मछलियाँ पकड़ना और भी कई सारी एक्टिविटीज करना स्टार्ट कर दिया होता है, और ये चीजें उसने अपनी पुरानी लाइफ में कभी एक्सपीरियंस नहीं की थी। एक समय पर तो वहाँ से एक बड़ी सी बोट भी गुजरती है जिसमें कई टूरिस्ट सवार थे, लेकिन किम उन्हें हाथ दिखाने के बजाय झाड़ियों के पीछे जाकर छुप जाता है। यानी उसने आखिरकार एक्सेप्ट कर लिया था कि उसकी ये लाइफ बहुत ज्यादा बेटर है। न ही उसे किसी के फोन कॉल्स के जवाब देने हैं और न ही कोई लोन चुकाना है, जिससे कि वो सब कुछ खत्म करने के लिए यहाँ पर आया था। अब एक दिन अचानक उसे जमीन पर पड़ा हुआ नूडल्स का एक पैकेट मिलता है जिसके अंदर एक मसाला पहले से मौजूद था। किम जब शहर में रहा करता था तो उसे नूडल्स बहुत पसंद हुआ करते थे, तो पता चला कि इस समय उसे नूडल्स खाने का बहुत मन कर रहा है, लेकिन आखिरकार वो नूडल्स कहाँ से लाए। तब जाकर किम ने डिसाइड किया कि वो नूडल्स यहीं पर बना सकता है। अगर वो थोड़ा सा दिमाग लगाए और कई सारे पेड़ों की सीड्स को अच्छी तरीके से क्रश करके उन्हें अच्छी तरीके से उगाए तो उसकी खेती की जा सकती है। लेकिन चीजें जितनी सिंपल दिख रही थी उतनी होती नहीं। किम के पास खेती करने के लिए बिल्कुल इक्विपमेंट्स नहीं थे, तो ये ऑब्वियस बात थी कि उसके पास ज्यादा सीड्स भी नहीं होंगे। कोई रिजल्ट ना निकलने पर वो थोड़ा सा डिसअपॉइंट तो हो जाता है, लेकिन तभी उसकी नजर गई कई सारे पक्षियों के बीट के ऊपर। उन्होंने पूरा वेस्ट मटेरियल वहाँ पर निकाला था। तब किम को एक आइडिया आता है कि सारे पक्षी सीड खाते हैं और फिर अपना वेस्ट मटेरियल निकालते हैं, तो इनके वेस्ट मटेरियल में भी कई सारे ट्रीज के सीड्स मौजूद हो सकते हैं। अगर वो उन्हें अच्छी तरीके से यूज करे तो फसल उगाई जा सकती है। इसलिए किम ने अपना क्रेडिट कार्ड निकाला और पक्षियों का सारा वेस्ट मटेरियल जमा करने लगा। वो उन्हें अच्छी तरीके से पानी में छानता है और फिर एक जमीन के पोर्शन को उपजाऊ बनाकर उनमें सीड्स फैला देता है। इससे किम को थोड़ी उम्मीद मिलती है और लग रहा था कि इस पूरी जगह ने उसे एक्सेप्ट कर लिया है। उसने तो अपना सूट और कोट भी निकालकर एक पुतले को पहना दिया था, यानी अब वो अपनी पुरानी स्ट्रेस भरी हुई लाइफ में वापस तो नहीं जाएगा। किम तो उस जगह पर रहकर अब धीरे धीरे सारी सर्वाइवल की चीजें सीखना भी स्टार्ट कर देता है, लेकिन उसे नूडल्स खाने का बहुत ज्यादा मन हो रहा था। उसके पास नूडल का मसाला तो होता है, लेकिन फसल उगने में बहुत टाइम लग रहा था। वो इतना ज्यादा मदहोश हो गया कि हर समय नूडल्स के ही सपने देखा करता। यानी कि सोच सकते हैं कि एक नॉर्मल एम्प्लॉय जो शुरुआती समय में सिर्फ काम पर ध्यान देता था, उसकी लाइफ अचानक से एक ऐसा टर्न लेती है जिसमें कि वो सर्वाइवल की सारी चीजें कर रहा है। वहाँ सारा इन चीजों को नोटिस करती है और किम की फोटोग्राफ्स निकालकर अपने व्लॉगिंग चैनल पर डाल देती है। उसने अपने चैनल पर साफ मेंशन किया कि ये आदमी इस जगह पर बहुत समय से फंसा हुआ है, लेकिन उसने वहाँ पर रहने की आदत डाल ली है। वो पेड़ों पर चढ़ता है अंडे लेने के लिए और मछलियाँ पकड़कर खाता है। साथ ही साथ उसे नूडल्स बहुत ज्यादा पसंद है और उसे बहुत ज्यादा भूख भी लगती है। सारा तो यहाँ किम को खुद से भी रिलेट कर पाती है, क्योंकि किम भी उस जगह पर रहते हुए काफी इंट्रोवर्ट बन गया था। अगर कोई बोट वहाँ से जाती तो वो जाकर छुप जाता, लेकिन अब सारा को ये चाहिए था कि उसकी कोई मदद करे, उसे ये दिलासा दे कि वो अकेला नहीं है। पहले तो सारा को लगा कि ये बातें उसे पुलिस ऑफिसर को बतानी चाहिए, लेकिन फिर वो सोचती है कि वो खुद जाकर उसकी मदद करेगी। पता चला कि इतने सालों बाद सारा घर से बाहर निकलती है, वो भी हेलमेट पहनकर। वो उसी ब्रिज पर आ जाती है जहाँ से वो टापू एकदम पास में था। उसने एक पेपर बॉटल में डाल दी और उसके अंदर कुछ लिखा हुआ था। सीधा अब सारा उसे पानी में फेंक देती है, क्योंकि ये बॉटल लहरों के कारण उस टापू पर चली ही जाएगी। यानी कि अब उसे सिर्फ वेट करना है। प्रॉब्लम की बात ये होती है कि कई दिनों तक वो लेटर किम को मिला नहीं, और अब उसे तो टापू के ऊपर कई महीने बीत चुके थे। किम की हालत मानो किसी आदिवासी जैसी बन गई थी और वो उस जैसा इवॉल्व भी हो गया था। यानी वो अब अपने खाने पीने का इंतजाम बहुत अच्छी तरीके से कर लेता। शिकार करना, मछलियाँ पकड़ना या फिर पेड़ों के ऊपर चढ़कर पक्षियों के अंडे लेना। इतना ही नहीं, उसने तो खेती भी करना स्टार्ट कर दिया था और उसे उसमें रिजल्ट भी मिलते हैं। अब एक दिन ऐसे ही वो टापू पर अपने नजर घुमा रहा था, तभी उसे वो बॉटल मिल जाती है। यानी सारा ने जो फेंकी थी। वो जल्द से जल्द उस पेपर को निकाल कर पढ़ता है तो वो ब्लैंक था और साइड में सिर्फ हेलो लिखा हुआ होता है। किम को याद आया कि सेम ऐसा ही हेलो उसने बीच के किनारे बनाया था। यानी शहर में मौजूद सामने की तरफ कई सारी बिल्डिंग्स में से कोई तो है जो उसे देख रहा है। अब ये कौन था, किम को तो बिल्कुल नहीं अंदाजा, लेकिन उसे समझ में आ गया होता है कि कोई उसके ऊपर नजर रखे हुए है। किम की थोड़ी मेंटल कंडीशन खराब हो चुकी थी, क्योंकि वो अपने कपड़े द्वारा बनाए गए पुतले से बातचीत करता था। वही उसका एक्चुअल में अकेलेपन का साथी होता है। लेकिन अगर किम की जगह कभी हम फंस जाएं जिसमें कि हमें नूडल्स खाने की क्रेविंग हो रही है, वो भी ऐसी सुनसान जगह पर जहां इंग्रेडिएंट्स की इतनी कमी है, तो सबसे पहले समझना होगा कि नूडल्स बनते कैसे हैं।
नूडल्स बनाने के लिए तो हमें सबसे पहले गेहूं चाहिए होगा। उन चीजों में सबसे पहले गेहूं के आटे को अच्छी तरीके से पानी में भिगाना है, या फिर उसके अंदर एग डालने हैं, या फिर उसके अंदर अंडे डालकर अच्छी तरीके से फेंट लेना है। फिर उसके अंदर थोड़ा ऑयल और सॉल्ट डालकर इस तरीके से उसे सुखा लेना है जैसे कि हम उसके ही पतले टुकड़े करके नूडल्स बनाने वाले हैं। तो इन सब में से सबसे मेन चीज होती है गेहूं के आटे की। तो किम को ये ध्यान रखना है कि हमें किसी भी तरीके से जो फसल उगानी है वो गेहूं के आटे की हो। हम कॉर्नफ्लावर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए वैसे सीड्स लगेंगे। अगर एक बार फसल अच्छी तरीके से उग गई तो उन चीजों को एकदम से मिक्स करके वही सारे इंग्रेडिएंट्स अप्लाई करेंगे। अच्छी तरीके से सुखाने के बाद नूडल्स रेडी हो जाएगा। और इसी नेचुरल तरीके से नूडल्स बनाए जाते हैं, ना कि केमिकल फर्टिलाइजेशन द्वारा तैयार किए गए नूडल्स। किम के पास तो वहाँ पर वेजिटेबल्स पहले से थे ही, तो वो उसके अंदर डालकर आराम से नूडल्स बना के एंजॉय कर सकता है। पर यहाँ सेरा जैसे ही नजर घुमाती है किम के ऊपर, तो उसने उसके मैसेज का रिप्लाई दिया था। सेरा इससे बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड फील करती है क्योंकि उसके लाइफ में कुछ नया हो रहा था। उसने फिर बॉटल के अंदर मैसेज लिखकर किम को भेज दिया। किम भी उसे पढ़ता है और अपना रिप्लाई देता है। यानी अब दोनों के बीच इसी तरीके से कन्वर्सेशन होने लगे। सेरा तो चाह रही थी कि अब वो किम को उसका फेवरेट नूडल्स खाने के लिए दे, इसीलिए उसने जैसे तैसे डिलीवरी बॉय को काफी एक्स्ट्रा पैसे दिए और किम के सामने काफी सारे अलग टाइप के नूडल्स रखवा दिए। किम को तो बहुत ही ज्यादा भूख लगी थी, लेकिन उसने उस डिलीवरी बॉय को नूडल्स के लिए मना कर दिया। सेरा ये देखती है और जब डिलीवरी बॉय नूडल्स लेकर उसके पास आया तो वो पूछने लगी कि उस आदमी ने नूडल्स के लिए मना क्यों किया। तब जाकर वो डिलीवरी बॉय किम की बात बताता है कि वो बोल रहा था कि नूडल्स ही ऐसी चीज है जो उसकी एक होप है। अगर वो उसे आसानी से मिल जाएगी तो उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा उसकी लाइफ में। तो ये सारी चीजें किम खुद अपने दम पर करना चाहता है। पता चला कि कुछ समय बाद किम ने जो फसल उगाई थी वो अब काफी बड़ी हो गई होती है। वो एक्चुअल में कॉर्न के प्लांट थे जो धीरे धीरे और ज्यादा बड़े होते हैं। किम ये देखकर इतना खुश हो गया कि उसे बहुत अच्छा लग रहा था। शायद वो अपनी मंजिल के काफी ज्यादा क्लोज पहुंच चुका है। वहाँ पर अब सेरा की भी लाइफ में कुछ चेंजेस आ रहे थे। वो यही सोच रही थी कि किम के पास तो अपनी पूरी लाइफ है, फिर भी वो एक ही टापू पर क्यों मौजूद है। अब सेरा के अंदर वो भावनाएं नहीं आ रही थी कि उसे अपनी जिंदगी एक कमरे में बितानी है। इसलिए वो इतने समय बाद अपनी मदर के सामने जाती है और उसे कुछ बीज मांगती है। यानी कि उसने सामने से अपनी मदर से बातचीत की। अब यहाँ किम की फसल इतनी बड़ी हो चुकी होती है कि उसने कॉर्न को बाहर निकाला और अपना नूडल्स बनाने की तैयारी करने लगा। ये सेम यही प्रोसेस होता है जो हमने पहले डिस्कस किया है। अच्छी तरीके से वेजिटेबल्स और कई सारे अंडे उसमें मिलाने के बाद जब वो उबलने लगती है तो वो उसके अंदर मसाला डालता है जो कई समय से उसने बचा कर रखा है। आखिरकार उसे अच्छी तरीके से मिलाकर उसने नूडल्स खा लिया। खाते समय उसके आंखों में आंसू दिखाई दे रहे थे। ये डिक्टेट करता है उसने इसके लिए कितनी मेहनत की है। और ये सारी चीजें सेरा कैमरा की मदद से देख रही थी। उसने तो किम को कांग्रेचुलेशन मैसेज भी भेजा, पर अब किम जानना चाहता था कि आखिर जो मैसेज भेज रहा है वो कौन है। उसने किनारे पर हु आर यू वाई लिखा, जिसे कि सेरा अच्छी तरीके से देख लेती है। सेरा ने अब किम की ये सारे मोमेंट के फोटोग्राफ्स ले लिए थे और अपने व्लॉगिंग चैनल पर अपलोड कर रही थी। लेकिन पता चला कि कुछ समय में उसके सारे व्यूवर्स उसके अगेंस्ट हो जाते हैं। वो बोल रहे थे कि ये पेज एकदम से नकली है और उसकी सारी कहानियां भी। पता चला कि सेरा ने अपनी फोटोग्राफ्स की जगह पर किसी दूसरे की फोटोग्राफ डाली थी। इस वजह से जो लोग उसे जानते थे वो एकदम नेगेटिव हो गए। धीरे धीरे पूरी उसकी व्यूअरशिप उसे गालियां देने लग जाती हैं। सेरा जब ये चीजें देख रही थी तो वो बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड हुई, क्योंकि भले उसने फोटोग्राफ गलत लगाई लेकिन अंदर का हर एक कंटेंट रियल होता है। वो वापस से उसी फेज में चली गई, यानी कमरे के अंदर बैठकर एकदम डिप्रेशन में रहना। वहाँ किम भी सोच में पड़ गया कि सेरा का कोई मैसेज अब आ नहीं रहा है। देखते ही देखते वहाँ बारिश होने लगी और काफी ज्यादा तूफान भी आ जाता है। पता चला कि किम का पूरा शेल्टर तबाह हो चुका है और उसका डक वाला स्ट्रक्चर भी पानी में बह जाता है। यानी उसकी हालत तो बहुत बुरी थी। अगले दिन जब सेरा कैमरा से उसे देखती है तो किम शांति से बैठा हुआ होता है और गुस्से में सैंड के ऊपर कुछ अजीब सी बातें लिख देता है। ये इसलिए क्योंकि वो सेरा से भी गुस्सा था। अब वो अपनी नाराजगी तो दिखा रहा होता है, लेकिन तभी अचानक उसे कुछ आवाज सुनाई दी। पता चला कि वहाँ गवर्नमेंट के कुछ ऑफिसर्स वहाँ पहुँच चुके हैं जो इस टापू की साफ सफाई करते थे। उन्हें देखकर किम जोर से भागने लगा, क्योंकि वो बिल्कुल भी इस जगह से जाना नहीं चाहता। लेकिन बदकिस्मती की बात ये थी कि वहाँ पर ऑफिसर्स की पूरी टीम आ चुकी होती है, जिन्होंने तुरंत ही किम को देखकर उसे पकड़ लिया और उसे वापस यहाँ से दूर लेकर जा रहे होते हैं। किम यही रिक्वेस्ट कर रहा था कि उसे यहीं रहने दिया जाए, पर ऑफिसर्स एक नहीं सुनते और उसे बोट से दूसरी तरफ लेकर जाते हैं।
सहरा भी इन चीजों को समझ चुकी थी कि शायद इस मोमेंट के बाद किम उससे हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए, और ये चीजें उससे एक्सेप्टेड नहीं थी। इसलिए अब सहरा, जो हमेशा कमरे के अंदर बंद रहती, वो सीधा बाहर निकलकर चिल्लाते हुए भागने लगती है। उन पुलिस ऑफिसर्स ने तो किम को बस स्टॉप पर छोड़ दिया था। थोड़ी ही देर में वहाँ पर बस आ जाती है और किम उसके अंदर बैठ जाता है। सहरा अभी भी भागते हुए उसके पास पहुंच रही थी, लेकिन बस सही समय पर निकल जाती है। उसने तो बस को चेस करने का भी ट्राई किया, लेकिन वो काफी दूर चली गई थी। लग रहा था कि उनका दी एंड यहीं पर हो जाएगा, लेकिन तभी सायरन की आवाज आती है। ये वो सायरन्स थे जो गवर्नमेंट बजाती थी, और कुछ समय के लिए सभी एक जगह पर रुक जाते थे। सहरा समझ जाती है कि वो बस भी रुक गई होगी, इसीलिए अब वो भागते हुए सीधा उस जगह पर जाती है। बस के अंदर एंटर करके उसने किम की तरफ देखा और किम भी एकदम ब्लैंक होता है, पर सहरा ने उससे मिलकर सारी बातें बताई कि कैसे वही वो लड़की थी जो उसे मैसेज भेजा करती थी। किम भी उसे देखकर एकदम से दंग रह जाता है और उसके आंखों से तो आंसू निकलने लगे थे। बस जब चालू होती है तो सहरा का हाथ किम की तरफ चला जाता है और वो दोनों एक दूसरे की तरफ बहुत ही प्यार भरी निगाह से देखते हैं। यानी वो दोनों जो सेम ही पर्सनालिटी के थे, उन्हें एक दूसरे का साथ मिल चुका होता है। शायद आगे की उनकी लाइफ भी एकदम से बदल जाएगी और हमारी ये प्यारी सी कहानी यहीं खत्म हो गई। सो व्यूअर्स, अगर आपको मेरा नरेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।